दोस्तों नमस्कार। मनुष्य की शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कई नुस्खे अपनाए जाते हैं, लेकिन किसी भी गर्म में हम जब पहुंचते हैं तो इन कंटेंट को कैसे यूज़ में लिया जाता है, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कौशल से, और जानेंगे उनसे कि ये कंटेंट किस तरह से हमारे शरीर में काम कर सकते हैं और कैसे इनका उपयोग ले सकते हैं। तो हम मैडम से बात करते हैं। इस पूरी खबर के साथ आप जुड़े रहिए और एक आपसे रिक्वेस्ट, खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको इसमें जानना चाहिए, ये भी आप हमें सुझाव ज़रूर देंगे ताकि हमारी टीम और बेहतर रिपोर्टिंग कर सकें और आप तक नई जानकारी पहुंचा सकें। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ कामिनी मैडम जुड़ गए हैं और मैडम से हम बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनका उपयोग होता है और हर घर में जब हम जाते हैं तो ये सामग्री देखने को मिलती है। आज हम ये सामग्री आपके यहाँ देख रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे और किस तरह के सुझाव रहेंगे? गर्ग जी देखिए, हर घर में आप देखेंगे दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, काली मिर्च, पिपली है, लहसुन है। इसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, मान लीजिए आपने लहसुन की 4 कलियां अपने भोजन में डाली और भोजन पकाया आपने 4 लोगों के लिए, यानी एक व्यक्ति को 1 कली उसके हिस्से में आती है। तो भोजन में एक अलग मात्रा होती है और किस तरीके से इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको एक अलग मात्रा लेनी पड़ती है। तो आज हम उस सब के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे जीवन में ये औषधियाँ समाविष्ट हुई और कैसे हमको इनका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखेंगे ये दालचीनी है, ये अदरक है, ये लहसुन है, ये काली मिर्च है, ये सौंठ है, ये छोटी पीपल है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, साधारण खांसी जुकाम के लिए एक मैं छोटा सा नुस्खा आपको बताती हूँ, जिसमें त्रिकटु के नाम से आपको मार्केट में मिलता है। उस त्रिकटु में कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण सी औषधियाँ हैं। ये पिपली है, छोटी पीपल जिसको कहेंगे, ये सूखा हुआ अदरक यानी सौंठ है, और ये अपनी जो काली मिर्च होती है घर में हम उपयोग में लेते हैं, ये वो है। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के जब हम कूट पीस करके पाउडर बना के रख लेते हैं कांच के बोतल में, वही त्रिकटु होता है। अब किसी को, अगर आपके छोटा बच्चा भी हो, चाहे गर्भिणी स्त्री हो, या घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, साधारण स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसको कोई एलर्जी कंडीशन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो आप बिल्कुल 2 चुटकी त्रिकटु लेकर के और उसको शहद में मिक्स करके चटा दीजिए। मैम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइए ना, कैसे, जैसे आप कितनी सामग्री एक बार में लेनी चाहिए? एक बार में मान लीजिए पीपल, आप छोटी पीपल आपने ली 50 ग्राम, 50 ग्राम आपको सौंठ लेनी पड़ेगी, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी पड़ेगी। आज तो मैं इनको आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कि इस तरीके से ये त्रिकटु पाउडर बनता है जो हम घर में बना के रख सकते हैं। अब हम एक एक औषधि को लेते हैं। जैसे हम दालचीनी लेते हैं। गर्ग जी, इसका इतिहास बड़ा अच्छा है, और जब मैं दालचीनी के बारे में मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ती थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि अगर हम विश्व इतिहास की झलक देखें तो वहाँ आपको पता है दालचीनी बहुत ऊंचे दामों में मिलती थी। यहाँ तक कि जो चांदी की कीमत होती थी ना, उससे भी 15 गुना ज़्यादा कीमत पे ये बिकती थी। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात है कि इसको क्यों इतनी महंगी कीमत पर लोग खरीदते थे। तो आपने इजिप्ट यानी मिस्र का नाम तो सुना ही होगा। मिस्र में क्या ममीज होती हैं, तो ममीज को की बॉडी को, जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए मिस्र के लोग ये जो दालचीनी है इसका पाउडर का लेप करते थे। तो उस डेड बॉडी पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस इफेक्ट नहीं कर पाता था, यानी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया। तो आप सोचिए, अगर हम इस दालचीनी को आंतरिक रूप से खाएंगे तो हमारे हेल्थ को प्रिजर्व करेगी या नहीं? जब एक ये डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की क्षमता रख सकती है, तो क्या हमारे लिविंग सेल को प्रिजर्व करने की क्षमता नहीं रखेगी? तो ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता था इसका ये गुण। अच्छा, अभी ये कब कब इसको यूज करना चाहिए? हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि ये है क्या चीज। देखिए, दालचीनी के जो वृक्ष पाए जाते हैं श्रीलंका में हैं, चाइना में भी मिलते हैं, हमारे दक्षिण भारत में भी मिलते हैं।
ये उन वृक्षों की, बहुत ऊंचे 50-50 फीट तक के वृक्ष पाए जाते हैं, उन वृक्ष की ये छाल है। छाल एक तो बाहर की पपड़ी होती है वो नहीं, पपड़ी के अंदर तक का हिस्सा उसमें आना चाहिए, तब वो अच्छी क्वालिटी की दालचीनी कहलाती है। एक हम मार्केट से ले आते हैं, बिल्कुल पतले पतले टुकड़े मिलते हैं, तो उसमें वो गुण नहीं होते। जब तक कि उसके वृक्ष के तने का अंदर का गूदा इसके साथ नहीं लगा होगा, तब तक इसमें वो गुण नहीं आ पाते। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मार्केट से जब भी हमारे दर्शक भाई लोग बहन लोग जब भी इसको खरीद करके लाएं, तो ये जरूर देख लें कि बिल्कुल पतले इस तरीके के पत्ते, पतले पतले पत्ते नहीं होने चाहिए, थोड़े गुद्देदार होनी चाहिए। ये दालचीनी में क्या होता है कि पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड वो होते हैं जो हमारी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी डेली रूटीन में, खाने जो कुछ भी हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, तो उनको बॉडी से इजीली बाहर निकाल देते हैं ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। इसमें एक रिसर्च भी हुई है, मिथाइल हाइड्रोक्सी चारकोल नाम का एक तत्व पाया गया है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि डायबिटीज के पेशेंट की जो इंसुलिन की सेल्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, तो वहाँ इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, उनके ऊपर जाकर के ये काम करता है। इसका मतलब ये जो अगर कोई डायबिटीज़ का व्यक्ति है, उसकी इम्यूनिटी वैसे भी लो हो जाती है, तो डायबिटीज़ का व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी लो है, अगर वो दालचीनी को प्रयोग में लेता है तो उसके स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ वो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दालचीनी अक्सर हमारे घर में खासकर ये व्यंजन बनाने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन मैम ने इनके उद्भव से लेकर के पूरी हिस्ट्री बताई। अब मैम आप ये बता दीजिएगा इसका उपयोग कैसे हो जाए, घर में कोई भी अगर उपयोग करना चाहे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए, इसका उपयोग बहुत साधारण है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं, आप वैसे ही खाना चाहते हैं, तो 500 mg से 1 ग्राम तक ले सकते हैं। 500 mg का मतलब हुआ 2 चुटकी। इसका 2 चुटकी पाउडर लीजिए, पानी में घोल करके आप वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने भोजन में भी सलाद वगैरह पर छिड़क करके खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो 1 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो गर्ग जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारी दालचीनी है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि खुशबू आती है। तो ये खुशबू इसीलिए आती है क्योंकि इसमें एक वॉलेटाइल ऑयल होता है, जिसको हम अपने भोजन में भी 3 से 6 बूंदे प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं। ये जो वॉलेटाइल ऑयल कभी कभी क्या करता है, स्किन रैशेज उत्पन्न कर देता है। कुछ कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि दालचीनी सूट नहीं कर रही है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर कोमेरिन नाम का एक तत्व होता है। उस कोमेरिन नाम के तत्व की जो क्रिया है वो लीवर के ऊपर होती है, और लीवर का अगर कोई रोगी है तो वो उसे दालचीनी नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये सावधानी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कोमेरिन जो है इसको लीवर के रोगियों के लिए अनसूटेबल बनाता है। इस तरीके से हम अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लेते हैं लहसुन जी। लहसुन को आपने देखा होगा कि इसमें बहुत दुर्गंध आती है, तो हमारे जो घर में, मैंने तो बचपन से यही सुना था कि ज़्यादा लहसुन नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता, तामसिक होता है। लेकिन ये जो चीज़ है वो आज के समय में ये सही सिद्ध नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि तामसिक होना, क्योंकि ये पहले के प्राचीन काल में लोग सात्विक होते थे, तो वो ज़्यादा साधना वगैरह करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उन लोगों के लिए उचित नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हमारे चारों तरफ इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे वायरस का हो, फैला हुआ है। तो ये हर इन्फेक्शन में हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेंड की तरह काम करता है। इसके छोटे छोटे आधे फीट तक के पौधे होते हैं, और अधिकांशतः हमारे देश के जो गर्म एरिया हैं, उष्ण एरिया हैं, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। इसमें ये जड़ है उस पौधे की, उसमें ये आप देखेंगे ये कलियां लगी हुई है एक स्टॉक के ऊपर, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, वर्ल्ड के हर हिस्से में लहसुन खाया जाता है आज के समय में। ये आप ये वंडर करेंगे
कि आज से 7000 साल पहले भी लहसुन की खेती होती थी। उसका क्या कारण है, वही विश्व इतिहास की झलक हमको देखनी पड़ेगी। तो उसका कारण ये है कि इसके अंदर स्टैमिना एनहांसिंग तत्व पाए जाते हैं, यानी आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने वाले इसमें तत्व होते हैं। तो जब ग्रीस में ओलंपिक खेल होते थे तब वहाँ के एथलीट्स को ये खिलाया जाता था ताकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके। इसी तरीके से इजिप्ट में जो पिरामिड्स बनाए जाते थे तो वो दूसरे देशों से स्लेव ला करके बनाए जाते थे, यानी दास प्रथा थी, दास उन पिरामिड्स को बनाते थे। तो उन पिरामिड्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती थी, बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं को उठाना पड़ता था। तो वहाँ उन दासों को, उन स्लेव्स को भोजन में लहसुन दिया जाता था ताकि उनकी वर्क परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। इसी तरीके के संदर्भ को आज के हम लेना चाहें तो मैं आयुर्वेद में इसको इसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी की हेल्थ की परफॉर्मेंस को ये बेटर करता है लहसुन, इसलिए हमको ये काम में लेना चाहिए। एलियम सेपा इसका बॉटनिकल नेम है, यानी इसको मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। जब हम लहसुन खाते हैं तो हमारी जो आहार नाल है उसकी दीवार पर एक लेयरिंग कर देता है और वहाँ किसी भी तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो लहसुन हमें रोज प्रतिदिन एक व्यक्ति को कम से कम 4 कलियां तो खानी चाहिए। जो व्यक्ति लहसुन को सहन नहीं कर सकते, कच्ची भी इसको खाते हैं, हाँ कच्ची भी खाते हैं, लेकिन इसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, एलिसिन नाम का तत्व होता है, तो कुछ लोगों को मुंह में छाले कर सकता है। तो ऐसे लोग उसको लहसुन को कूट करके और पानी में मिक्स करके और उस पानी को पी सकते हैं। अच्छा, इसको भून करके भी यूज में लिया जा सकता है? भून के यूज में लिया जा सकता है, लेकिन इससे इसका तत्व, कार्यकारी तत्व जो एलिसिन है वो कम हो जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। हमारे आयुर्वेद में इसको दूध में, जैसे हम खीर बनाते हैं ना, उसी तरीके से लहसुन की खीर बना करके सर्दी में खाने के लिए बताया गया है। तो आप सोचिए तब कितनी इसकी इम्पोर्टेंस थी कि खांसी जुकाम के जो भी रोगी होते थे उसमें आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि लहसुन की खीर खाने को दी जाती थी। और पहाड़ों पे तो आज भी हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो लहसुन की खीर को बहुत आराम से खाते हैं। लहसुन कुछ लोग जो बिल्कुल ही इसको नहीं सहन कर सकते वो पानी की सहायता से इसको सीधे कैप्सूल की तरह निगल भी सकते हैं। आजकल मार्केट में हिमालयन कैप्सूल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जो एक पुथिया लहसुन जिसको कहते हैं हिमालयन गार्लिक के नाम से मिलता है, उसको हम दे सकते हैं। ये ब्लड थिनर का भी काम कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो हमारी ब्लड प्रेशर है उसको भी रिड्यूस करता है। इस तरीके की रिसर्च हो चुकी है। तो दोस्तों, कामिनी मैम ने लहसुन के बारे में पूरी हिस्ट्री को बताते हुए जानकारियां दी, लेकिन किसी भी किचन में लहसुन का चोली दामन का साथ होता है। तो क्या कहना चाहेंगे और क्या इसका उपयोग हो जाता है? मैम बताइए लहसुन के बारे में, और क्या कुछ रह जाता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडी को लहसुन ज़्यादा ना दिया जाए, क्योंकि ये ब्लड थिनर का काम करता है और प्लेसेंटल ब्लीडिंग, यानी जो हमारी आवल नाल होती है बच्चे की, उससे ब्लीडिंग होने की। जैसे आपने ये जानकारी गर्भवती महिलाओं को दी, इसी तरह से क्या बीपी पेशेंट के लिए भी ये ब्लड प्रेशर, ये इस पर रिसर्च हुई कि कुछ मात्रा में प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रातःकाल में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो करता है। ज़्यादा असर नहीं होता ब्लड प्रेशर पर हल्का सा कम करता है, संभावना रहती है, क्योंकि उष्ण प्रकृति का पर बात करते हैं। देखिए, ये हरा होता है तब इसको हम अदरक कहते हैं, और जब ये सूख जाता है तो इसको सौंठ कहा जाता है जी। अदरक की खासियत ये है कि अदरक ऐसी भूमि में ही उगता है। हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर अदरक बहुत उगाया जाता है। जिस भूमि में कैल्शियम ज़्यादा होता है, ऐसी बालू मिट्टी में ही ये उगता है। तो जिस मिट्टी में अगर ये उगेगा तो आप समझिए इसमें कैल्शियम अपने आप ही आ जाएगा। जिंजीबर ऑफिसिनालिस इसका बॉटनिकल नेम होता है, और आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छी औषधि, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, त्रिकटु के तौर पर काम में लिया जाता है इसको। तो जब भी हम इसको उपयोग में लें तो हम एक चीज़ को जान लें कि हमें प्रेग्नेंट लेडी को भी हम दे सकते हैं, अदरक भी दे सकते हैं, सौंठ भी दे सकते हैं।
जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उनको, जो नोजिया वोमिटिंग होता है मॉर्निंग में उठते ही, तो उस समय आप ये बहुत अच्छी औषधि है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी आप दे सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारी आहार नाल है वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वोमिटिंग और नोजिया के लिए उत्तरदायी रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बाइंड कर देती है, तो नोजिया और वोमिटिंग ठीक हो जाती है। तो आप इसको बेहिचक प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं। अच्छा, चाय के रूप में भी हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। कितनी मात्रा में किस व्यक्ति के शरीर में इसको होना चाहिए अदरक का, कितना उपयोग हो? क्योंकि कई बार हम लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यूरिन प्रॉब्लम और भी कुछ ऐसी समस्या आती है लोगों को। आप 500 mg से लेकर के 1 ग्राम साधारण मात्रा है ले सकते हैं, लेकिन औषधि के तौर पर आप 3 से 5 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन ये वैद्य की सलाह से ही ले, अपने आप ज्यादा मात्रा में बिल्कुल। मैम, एक ये सुनते हैं कि गले में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अदरक और शहद का भी उपयोग करते हैं, इस तरह की भी जानकारी दी जाती है? जी हाँ, देखिए ये अदरक में एक खास बात ये होती है, अदरक और शुंठी दोनों की बात मैं बताऊं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। क्या करता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, खून जिनमें बहता है, उनको ये थोड़ा विस्तृत कर देता है अपने उष्ण गुण के कारण, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, और ये मुख्यतः हाथ पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको गर्म करने का काम करता है, उनको चौड़ा कर देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही तेज होता है तो हमारी उस अंग की जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो खांसी जुकाम में भी यही है, जो लंग्स होते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है अदरक या शुंठी, आप जिस रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ खांसी जुकाम के जो टॉक्सिन्स वहाँ एकत्रित हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें जिंजीबरोल नाम का एक तत्व होता है, वो इन सब कामों के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसलिए जो पेशेंट जिनके पैरों के तलवे ठंडे हो जाते हों तो उनको विशेष रूप से लहसुन या सौंठ का उपयोग करना चाहिए। अगर वो ओल्ड एज के 60 साल से ऊपर के हैं तो उनको सौंठ उपयोग में लेना चाहिए। अगर उनकी उम्र 50-30 के आसपास है तो अदरक का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अदरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। हर घर में अदरक मिल जाती है, लेकिन उपयोग कैसे हो ये कामिनी मैम ने बताया। मैम, अब हम किस कंटेंट में बात करना चाहेंगे? आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट जब मिलते हैं। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, मैम ने आपको करीब करीब 4 चीज़ों के बारे में बताया, जिसमें अदरक हो गई है, दालचीनी हो गई है, काली मिर्च भी हो गई है, सौंठ हो गई है और लहसुन हो गई है। ये सारी सामग्री हम सभी के घरों में मिल जाती है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ और कितना होना चाहिए, आयुर्वेद की दृष्टि से ये कितना कारगर है, ये कामिनी मैम ने हमें बताया है। और जानकारी के साथ साथ में हमें सावधानी रखना भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को बीमारी है तो उसको कितनी मात्रा में कैसे दिया जाना चाहिए, ये एक ध्यान रखने वाली बात होती है। कुछ इसी तरह की कंटेंट को लेकर के हम बात करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको खबर की शुरुआत में ही बताया कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपको किस तरह के सुझाव की ज़रूरत है, आप क्या सुधार चाहते हैं, इस तरह की बात को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और कामिनी मैम रेगुलर आपको इसी तरह की जानकारियाँ देती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, एक मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और इसमें अभी तक कोई भी औषधि या कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बन पाई जिससे कि कोरोना से निजात मिल सके, तो हम सबके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि बनाए रहे, इसको लेकर के हमें इन सब नुस्खों को लेकर के उपयोग करते रहना चाहिए। आगे भी हम इस तरह की जानकारी लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।